मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8 एंड अदर्स टू। 8 की तरफ चलते हैं। 8 क्वेश्चन में वी हैव बीन गिवन अ फिगर लाइक दिस, ठीक है, and the name of this figure is PQRS. P is over here, and Q, and R, and S. और इस फिगर को क्या बोलेंगे? We will call it a parallelogram. अब इसके बाद में एक यहाँ पॉइंट लिया L, L से एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करी, यहाँ पे आ गया M, और ये एक लाइन इधर गई, ये क्या हो गया आपका N, ठीक है। ये फिगर आपको गिवन किया। PQRS जो बड़ा वाला फिगर है दैट इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, एंड PLMN ये भी एक क्या है? पैरेललोग्राम, ठीक है। क्वेश्चन में भी दे रखा है कि PQRS दैट इज द बिगर वन एंड PLMN बोथ आर पैरेललोग्राम्स, ठीक है। ये आपको पहले से ही दे रखा है। एंगल R हैज बीन गिवन 50 डिग्री। एंगल R की वैल्यू दैट इज दिस एंगल हैज बीन गिवन टू यू एंड इट इज हाउ मच? इट इज 50 डिग्री। Now you have to find out the measure of angle Q, angle P, angle S, and angle M. Q, P, S, M. ये चार एंगल्स आपको पता करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल R जब 50 दे रखा है और फिगर एक पैरेललोग्राम है तो हमें इजीली, सबसे इजीली कौन सा मिल सकता है? पैरेललोग्राम में हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो अगर इस वाले पैरेललोग्राम को एक सर्टेन टाइम के लिए ना देखिए अभी, ठीक है, इसको मत देखिए, केवल उतनी फिगर देखिए जितने की नीड है, उससे सॉल्व हो जाएगा। तो ये 50 है तो इसके अपोजिट में कौन सा होगा? P वाला। तो सोल्यूशन में वी विल राइट एंगल P इज इक्वल टू एंगल R। एंगल P और एंगल R बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं इसके पैरेललोग्राम, दैट्स व्हाई ये दोनों बराबर होंगे। तो P की वैल्यू अगर R की वैल्यू अगर 50 है, कितनी है? R की वैल्यू पुट कर दीजिए। R की वैल्यू अगर 50 है तो P भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। एक तो हमें आंसर मिल गया, ठीक। अभी क्या क्या बाकी है? Q बाकी है, S बाकी है और M बाकी है। M तो अभी फिलहाल फिगर हमने आधी कर दी है तो अभी उसको देखेंगे, पहले Q और S को देख लेते हैं, ठीक। ये 50 है, ये भी 50 हो गया। अब अपोजिट पेयर हमें एक मिल गया। अब अपोजिट पेयर के अलावा और कौन से पेयर होते हैं पैरेललोग्राम में? एडजेसेंट पेयर्स। तो एडजेसेंट पेयर्स आपको कौन कौन से दिख रहे हैं जो सेम बेस पे पढ़ रहा हूं? कोई भी एक साइड पिक कर लो, PQ पिक कर लो। PQ पे एक एंगल बनेगा P और दूसरा क्या बनेगा? Q। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए पैरेललोग्राम के? एडजेसेंट एंगल्स। नाउ और एडजेसेंट एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा है कि उनका सम कितना होता है? 180 होता है। तो P और Q इन दोनों को ऐड करने पे व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट 180। क्यों? क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं? दीज आर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। वैल्यू हमें किसकी पता है? हमें P की वैल्यू पता लग चुकी है। तो वी विल सिंपली पुट 50 डिग्री प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, और फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल Q दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री एंड इज हाउ मच? इट इज 130 डिग्री। एंगल Q हमारा लग गया, P भी निकल आया, Q भी निकल आया। नाउ हाउ मेनी आर लेफ्ट? 2। देयर इज एंगल S एंड एंगल M। चलिए S की बात करते हैं। अब ये आपका हो गया 130 डिग्री। तो अब तो S निकालना आसान है ना। S किसके अपोजिट में आ रहा है? Q के। और अगर अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में तो वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ऑल्सो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S। Q और S बराबर हैं। भाई क्यों बराबर है? क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के ये भी अपोजिट एंगल्स हैं। तो Q की वैल्यू कितनी है? 130 इज इक्वल टू एंगल S। तो एंगल S भी कितना निकल आया? 130 निकल आया। ये तीसरा एंगल भी निकल आया आपका। अब क्या बचता है? M। अब जब M की बात करेंगे तो हमें अगेन, अभी तो M पॉइंट नहीं दिख रहा, मैंने फिगर को कुछ रब किया था, अब वापस उसको बना दीजिए। अब आपको M चाहिए, और M चाहिए तो अब हमें बाहर वाले को देखने की नीड नहीं,
इस वाले को देखने की नीड नहीं है, आंसर तो निकल गए ना हमारे तीनों के, तो अब इसकी नीड नहीं है। अब जो फिगर है हमारे पास वो क्या है, PLMN। तो इन पैरेललोग्राम PLMN, अब इस पैरेललोग्राम में हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का अब अगेन हमें P पता है ना, और हमें M पता करना है, तो सेम एज दिस वन, अपोजिट एंगल्स इस पैरेललोग्राम में ये भी अपोजिट एंगल है, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल M। क्यों बराबर है, क्योंकि दीज आर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो एंगल P की जगह पे कितना रख दोगे, 50 डिग्री इज इक्वल टू एंगल M। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। तो ओवरऑल 4 आपको एंगल्स निकालने थे, यू हैव गॉट ऑल द 4, ठीक। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ज्योमेट्री इजी पड़ेगी आपको, बट कंडीशन इज कि आप उसको केवल फिगर को उतना देखें जितना देखने की नीड है, और प्रॉपर्टीज मस्ट बी नोन टू यू। प्रॉपर्टीज जरूर समझ के रखिए, उसको याद करिए, एंड आफ्टर दैट these questions will seem easy to you. Okay, now let's move to question number 9 after this one. Question number 9. In the adjoining figure, ABCD is a parallelogram. A figure has been given to you. This one. And they are saying that ABCD is a parallelogram. Here comes A, here comes B, here comes C, and here comes D. It is a parallelogram, and AE and BE are angle bisectors of angle A and B. अब एंगल A को एक लाइन कट करके जा रही है, और एंगल B को भी एक लाइन कट करके जा रही है, लाइक यहाँ पे, ठीक है। और ये मीट कर रहे हैं एक सर्टेन पॉइंट A पे। अब वो कह रहे हैं कि जो AE है और दूसरी लाइन कौन सी है, BE, आर एंगल बाइसेक्टर्स। वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स हैं किसके, ऑफ एंगल A एंड एंगल B रिस्पेक्टिवली। कि ये जो लाइन है ये एंगल A को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। लाइक अभी पूरा एंगल A था, बाइसेक्ट करना मतलब, बाय मतलब 2, सेक्ट मतलब हिस्से, ठीक है। और 2 हिस्से कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल A के 2 पार्ट्स हो गए, तो बोथ पार्ट्स आर इक्वल। सिमिलरली एंगल B को जब आप देखोगे तो ये पूरा एंगल ये था, इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, यानी कि एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा ये भी दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल, ठीक। अब यू हैव टू प्रूव दैट AEB इज इक्वल टू 90 डिग्री। टू प्रूव या टू शो, वी हैव टू शो दैट एंगल AEB is equal to 90 degree, that we have to prove that this angle is of how much, 90 degree। ये हमें प्रूव करना है। हमें केवल इतना दे रखा है कि ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, पहली स्टेटमेंट में गिवन लिख लेना, यह पार्ट हमें गिवन है। क्वेश्चन में जो भी डेटा गिवन होगा उसकी हेल्प से ही प्रूव होगा, जो भी प्रूव होगा, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें एक स्पेसिफिक कंडीशन दे रखी है कि AE बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, और BE बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को। अब देखते हैं, AE अगर एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है तो 2 बराबर बराबर पार्ट्स हो रहे हैं, यानी कि 2 पार्ट्स कौन से हो रहे हैं, एक तो हो रहा है एंगल BAE। इस वाले एंगल का नाम क्या है, ये कौन से 2 आर्म से बन रहा है, एक इससे बन रहा है और एक इससे बन रहा है, ये वाला एंगल। तो इस एंगल का नाम क्या होगा, यहां से पिक करो, जहां पे बनता है वो पॉइंट बीच में रखते हैं। तो A पे एंगल बन रहा है तो A को बीच में रखा। अब चाहे B से पिक कर लो, चाहे E से पिक कर लो, चाहे EAB बोल लो, चाहे BAE बोल लो। तो एंगल BAE मैंने लिख दिया है इज इक्वल टू, ये वाला एंगल किसके बराबर है, बाइसेक्ट हो रहा था ना, तो इसके बराबर होगा। और इस वाले एंगल का नाम क्या है, ये वाला एंगल ये बन रहा है, तो DAE, ठीक है। BAE किसके बराबर है, DAE के बराबर है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि AE बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, और अगर ये दोनों इक्वल हैं, अपने आप में सेपरेटली इक्वल है, और दोनों के दोनों किसके हाफ हैं, हाफ हैं एंगल A के। क्योंकि एंगल A को ही तो 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया, तो जो 2 पार्ट्स इक्वल हुए हैं तो हर एक पार्ट उसका एंगल A का हाफ हो जाएगा। ये भी एंगल A का हाफ है और ये भी एंगल A का हाफ है, दैट्स वाई दोनों इक्वल है। और इसी तरीके से अब उधर आइए,
ये वाला एंगल किसके बराबर है? एंगल ई बी ए, एंगल ई बी ए, ये एंगल बराबर है इस वाले एंगल का। ये दोनों भी इक्वल है एंगल, ये एंगल ई बी ए और इस वाले एंगल का नाम क्या है? ई बी सी इज इक्वल टू एंगल ई बी सी। और दोनों की वैल्यू कितनी है? ये दोनों एंगल बी के आगे हैं क्योंकि एंगल बी को बाइसेक्ट किया गया था, ठीक। और ये दोनों हमें पार्ट्स कहां से मिले? ये हमें गिवन था, क्योंकि हमें ये कहां से पता लगा कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये स्टेटमेंट गिवन थी, तो इस गिवन स्टेटमेंट को हमने अपने यूजफुल डेटा के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया, ठीक। नाउ अब एक बात बताइए कि अगर हम एंगल ए और एंगल बी को जोड़ें, एंगल ए प्लस एंगल बी अगर हम करें तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी? एबीसीडी क्या है? ए और बी की जब हम बात करते हैं, केवल मैंने एंगल ए लिखा है ना, तो ए की बात करेंगे तो ये पूरा एंगल है, दिस वन, एंगल ए और एंगल बी। अगर एंगल ए और एंगल बी को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? वी विल गेट 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और एंगल ए और बी इसके कैसे एंगल्स हैं? एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। अब एंगल ए हमें नहीं पता कितना है भाई, बी भी हमें नहीं पता कितना है, लेकिन अब एक चीज करते हैं, डिवाइडिंग both sides, multiplying both sides, multiplying both sides with 1/2, दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, तो वी विल गेट हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। इन दोनों का हाफ कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से इसको भी, और उधर 180 को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी? जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 की ब्रैकेट लगाना, क्योंकि तो दोनों से मल्टीप्लाई होगी, तो वी विल गेट हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90, ठीक है। अच्छा, एंगल ए का आधा, अब हम ऊपर जाते हैं, जो हमने ये डेटा लिखा था, एंगल ए का हाफ, बी ए ई बी है, डी ए ई बी है, हम ये वाला एंगल लेते हैं अंदर वाला, क्या है? बी ए ई, एंगल ए का हाफ है, ये दोनों ही हाफ है, बट हम किसकी बात कर रहे हैं? बी ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए, तो हाफ ऑफ एंगल ए की जगह लिख दीजिए एंगल बी ए ई प्लस, और हाफ ऑफ एंगल बी की जगह क्या लिखोगे? ये वाला एंगल, यानी कि ई बी ए, दिस वन। हाफ ऑफ एंगल बी की जगह लिख दीजिए एंगल ई बी ए, तो इन दोनों का सम कितना आ गया? 90 डिग्री। इससे हमें इन दोनों का सम पता लग गया, ठीक है। यहां तक अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी ये इन दोनों का सम आया। ऑल्सो अब चलिए ट्राइंगल ई ए बी, इन ट्राइंगल ई ए बी। अब ट्राइंगल ई ए बी में जब आप चलोगे तो ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी होगी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो अब जब ट्राइंगल को देखना है तो ये सब हटा दो, अब इसका कोई यूज नहीं है, केवल उतना देखिए जितने की नीड हो, ठीक है। तो अब इस ट्राइंगल में कौन कौन से 3 एंगल बन रहे हैं? पहला बन रहा है एंगल ए ई बी, प्लस दूसरा बन रहा है ई बी ए, प्लस तीसरा बन रहा है बी ए ई, और इन तीनों का सम कितना है? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा कितना रहता है? इट इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिएगा बी ए ई कहां पे है? ये है बी ए, ई बी ए कहां पे है? ये है ई बी ए, और इन दोनों का जो सम है ये कितना है? इक्वेशन 1 मान लीजिए, और यहां से बी ए ई और ई बी ए का सम कितना है? 90 डिग्री। तो इन दोनों के सम की जगह हम क्या रख सकते हैं? एंगल ए ई बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए बी ऐसे लिख दिया, 180 ऐसे लिख दिया, इक्वल्स टू का साइन ऐसे ही लगा दिया, बस इन दोनों के सम की जगह क्या रख दिया? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 जो हमने मानी थी उसमें इन दोनों का सम 90 आ रहा था। तो ब्रैकेट में लिख दो फ्रॉम फर्स्ट। इक्वेशन 1 से हम ये पिक करके लाए हैं कि इन दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री।
अब एंगल AEB निकाल लो। 180 minus 90, it will be equal to how much? 90 डिग्री। एंगल AEB, अब इसको AEB बोलो या फिर BEA बोलो, बात एक ही है। तो वही हमें प्रूव करना था कि AEB 90 डिग्री है। वी हैव प्रूव दैट AEB इज 90। इट हैज बीन ओके। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इट इज सेइंग द diagonals of quadrilateral are perpendicular to each other। एक quadrilateral है, इसकी diagonals जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इज सच अ क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज अ रोम्बस? क्या ऐसा क्वाड्रिलेटरल हमेशा रोम्बस ही होगा? तो हमने जो पढ़ा था वो दो चीजें पढ़ी थी कि ऐसी फिगर्स जिनमें डायगोनल्स जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है, तो वो रोम्बस भी होता है और स्क्वायर भी होता है। वैसे तो हम लोग स्क्वायर को भी एक रोम्बस कह सकते हैं, बट अगर इस क्वेश्चन के लिए आप बात करेंगे तो आप केवल स्टेटमेंट में इसका आंसर लेंगे। यू विल राइट दैट diagonals if the diagonals of a quadrilateral are perpendicular to each other, then it may either be a rhombus or a square। यानी कि ये rhombus भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के अलावा और दोनों बाकी जो आपके बचते हैं पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, तो इन सब में ये जो प्रॉपर्टी होती है ये नहीं होती है कि डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। ओके, तो ये तो स्टेटमेंट में आंसर हो जाएगा। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, 11। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। दिस टाइम यू हैव बीन गिवन अ रोम्बस और इसके जो डायगोनल्स हैं ये 16 और 30 सेंटीमीटर के हैं। नाम ले लीजिए ABCD। अब जरा समझते हैं। लेट ABCD बी द रिक्वायर्ड रोम्बस। हमने मान लिया कि जो रोम्बस है जिसकी वो बात कर रहे हैं वो क्या है? ABCD। अब गिवन क्या क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 10 है, sorry 11। This one is question number 11। तो हमें दे रखा है कि इसकी जो डायगोनल्स हैं दे आर 16 एंड 30। मींस एक डायगोनल की लेंथ 16 होगी, एक की 30 होगी। अब इसमें डायगोनल कौन कौन सी है? एक तो BD है और एक क्या है? AC। ठीक, लॉन्गर डायगोनल कौन सी है? AC है। तो AC हैज बीन गिवन टू अस। AC कितनी है? लॉन्गर वाली तो 30 सेंटीमीटर मान लो, और जो BD है वो स्मॉलर वन है, तो उसको कितना मान लेते हैं? 50। Now what we have to do, we have to simply find the length of the side of the rhombus। rhombus की साइड पता करना है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में एक पार्ट आया था कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर किसकी होती हैं? डायगोनल्स जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं रोम्बस की। तो यहां पे 90 बनता है, ठीक है। टोटल 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं और चारों में कितने कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। अब इसके साथ साथ टोटल ये BD है 16, और यहां पे एक पॉइंट मान लो O, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो एक बार फिर से रोम्बस की प्रॉपर्टीज के ऊपर जाइए जरा और उसको देखिएगा। अगर याद करी है तो ऑल वेल ऑल गुड, अगर नहीं याद करी है तो जस्ट मैं फिर से बोल रहा हूं कि याद कर लीजिएगा। डायगोनल्स की रोम्बस की जो डायगोनल्स होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि 90 बनाती हैं, ये तो क्लियर है। उसके साथ साथ ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करती है, यानी कि OD जो है OB के बराबर है और OA जो है वो OC के बराबर है। तो यहां से हमें मिल जाएगा कि OA जो है OA, दिस वन, ये बाइसेक्ट हो रही है ना, मतलब ये आधी है इस पूरी लाइन का, यानी कि OA जो है वो हाफ है किसकी? AC। ठीक, प्रॉपर्टी है कि डायगोनल जो होती हैं रोम्बस की बाइसेक्ट करती हैं, तो OA जो होगी वो पूरी की आधी होगी और सिमिलरली OD जो होगी वो इस पूरी की आधी होगी। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ AC। AC की जगह वी विल राइट 30 सेंटीमीटर, यानी कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब OA निकल आया, ये साइड हमने निकाल ली 15 है, पूरी 30 है तो इतनी हिस्सा 15 का है। अब ये पूरी 16 है तो इतना हिस्सा कितना आएगा? 8 आएगा। सॉल्व करके निकाल लेते हैं। OD इज इक्वल टू हाफ ऑफ
BD, यानी कि हाफ ऑफ 16 मतलब कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। OD निकल आया, OA निकल आया। अब केवल इतनी फिगर आप देखिएगा, इसकी नीड नहीं। ठीक, यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 90 डिग्री का। 7th क्लास में आपको मैंने पढ़ाया है कि एक राइट ट्राइंगल जो होता है, ठीक, इसमें ये क्या कहलाती है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड कहलाती है हाइपोटेनस, दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस। और एक रिलेशन वहां बनती थी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये कंडीशन बनती थी। तो अब हमें क्या करना है 90 के अपोजिट साइड कौन सी है AD। तो नाउ इन ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल को पिक कर लेंगे, कौन सा ट्राइंगल AOD। और ये ट्राइंगल कैसा है राइट ट्राइंगल है ना, 90 डिग्री बन रहा है इसमें भी। तो H स्क्वायर विल बी इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितनी है AD, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितनी है OD, OD स्क्वायर प्लस बेस B की जगह हम क्या लिख लेंगे OA स्क्वायर। अब इसके बाद में we will simply put the values। AD हमें पता नहीं है, AD हमें निकालनी है साइड ऑफ रोम्बस। तो AD स्क्वायर को ऐसे रहने दो। OD पता है, OD हमने निकाली है कितनी है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस 225, इट विल बी 289 AD का स्क्वायर। ठीक है, और AD स्क्वायर इज इक्वल टू 289 को आप क्या लिख सकते हो 17 का स्क्वायर होता है ना, तो 17 इंटू 17 होता है 17 का स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर, तो यहां से हमें AD कितना मिल जाएगा 17, यानी इस रोम्बस की एक साइड है 17 सेंटीमीटर। तो रोम्बस की चारों साइडें इक्वल होती है ना, तो बाकी की साइड्स की लेंथ भी 17 सेंटीमीटर से ही आ जाएगी। ठीक है, सो इन दिस वे यू विल, इट हैज ऑलमोस्ट बीन डन। तो सिंस यहां पे लिख देना ईच साइड ऑफ रोम्बस इज ऑफ 17 सेंटीमीटर्स। ठीक है, दिस वन वी विल राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद से करेंगे, and we will do the next questions, that is 13, 14 and 15 in the next class. Okay, so it's all for today. Have a good day and just complete your work and send me today only.